हेलो दोस्तों, भारतीय समाज और शिक्षा आपके थर्ड पेपर के मॉडल पेपर वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें हम दोस्तों बात करने वाले हैं परीक्षा में पेपर कैसा देखने को मिलने वाला है, कितने प्रश्न आपके एग्जाम में रहेंगे। उस हिसाब से इस मॉडल पेपर वीडियो को डिजाइन किया गया है, इस पीडीएफ को डिजाइन किया गया है, जिसमें बात रहेगी कि प्रश्नों का कठिनाई लेवल कितना रहता है, किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी, उन सबको लेकर के मेंशन यहाँ पर बातें सारी रहेंगी। पहली बात मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि इस वीडियो से देखने से पहले आपको अपना मैराथन वीडियो देखना है, जिससे आपकी ओवरऑल तैयारी होएगी। सारे जो भी यूनिट्स है, इसमें 5-6 यूनिट्स, उन सब की तैयारी आपकी अच्छे से आपको करनी है। पहले ओवरऑल तैयारी पर फोकस करना है, फिर उसके बाद में इस वीडियो पर आकर के एक रिवीजन के तौर पर आपको लेना है कि पेपर कैसा देखने को मिल सकता है, प्रश्नों का लेवल कैसा आपको देखने को मिल सकता है, कठिनाई लेवल, और आपको आंसर किस टाइप के प्रश्न में कितना लिखना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर रहेगी। आपको सिर्फ इसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है कि मुझे बस यही प्रश्न याद करने होंगे या इन्हीं में से मिल जाएंगे। मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, पर 100% यहीं पर नहीं बैठे रहना है, क्योंकि अपने को अपना पेपर पास करना है। किसी भी हालत में बैक अपना पेपर नहीं रहना चाहिए। तो उसके लिए रामबाण तरीका, जो एक सरल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि अपना मैराथन वीडियो लाइव हो चुका है, सबसे पहले उसको देखना है। और अगर मैं कहीं पर धीरे बोलता हुआ नजर आ रहा हूँ, उसमें मैंने मेंशन कर रखा है कि अगर कहीं पर भी मैं धीरे बोलता हुआ नजर आता हूँ तो आपको स्पीड बढ़ा लेनी है। 1.5x पे या फिर 2x पे करके आप देखेंगे तो बहुत कम समय में, 1 घंटे से भी कम समय में आप तीसरे पेपर को पूरा रिवाइज कर पाएंगे। और अगर समय रहता है तो 2-3 बार आप वीडियो को देख लेंगे तो नॉर्मली आपकी तैयारी उतनी हो जाएगी कि आपके 80-70% आसानी से बन जाए, उनसे बाहर प्रश्न नहीं जाएंगे। कुछ एक आध चले जाए तो अलग बात है, पर नॉर्मली सारे प्रश्न उन्हीं में से आने वाले हैं। और फिर उसके बाद में ये वाला जो वीडियो है, इस मॉडल पेपर का वीडियो आपके रिवीजन के तौर पर है, प्रश्नों के कठिनाई लेवल को जानने के लिए, और किस किस टॉपिक को आपको जरूर से क्लियर कर ही लेना है, उन सबको लेकर के बात करते हैं। पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, जेंडरीकरण व्यवस्था जो क्या है। जेंडरीकरण व्यवस्था के लिए 4 यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखे गए हैं कि राजनीतिक, नौकरी में पदस्थापन, सामाजिक व सांस्कृतिक और वित्तीय। तो इसका आपको आंसर डालना है सामाजिक और सांस्कृतिक, आपको ऑप्शन ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है, आर्य समाज की स्थापना हुई थी। तो आर्य समाज की जो स्थापना है वो 1875 में, ब आपको उत्तर देना है। और इसके बाद में तीसरा प्रश्न आता है, जनजातियों की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए क्या आवश्यक है। जनजातियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए तो यहाँ पर शैक्षिक जो सुविधाएं हैं वो भी जरूरी है, शोषण पर रोक लगेगा तभी वो सही हो पाएगा मामला, पुनर्वास और उपरोक्त सभी। तो ये सारा आपको ध्यान रखना है, उपरोक्त सभी। चौथा प्रश्न है, मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सारे आपके सम्मिलित हैं आपके मौलिक अधिकारों में। जबकि द जो ऑप्शन है, सूचना का अधिकार, सूचना प्राप्ति का अधिकार, ये शामिल नहीं है। तो इसका आपको उत्तर कर देना है कि ये वाला शामिल नहीं है। तो इस तरह से 4 आपको ऑप्शनल प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। और अब बात करते हैं छोटे प्रश्नों को लेकर के, अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों को लेकर के कैसे प्रश्न आएंगे। देखिए, भारत का संविधान किस वर्ष और किस दिन लागू हुआ, इस तरह का प्रश्न आ सकता है। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। बना कब था, बनने को लेकर के प्रश्न आ सकता है। तो नोट्स वीडियो में मैंने मेंशन किया है, बाकी आपके पास अगर सीरीज है तो वहां से आप और अच्छा डिटेल में इस बारे में जान पाएंगे। अगला छठा प्रश्न देखिए, शांति निकेतन की स्थापना किसने की और अधिवेशन के उद्घाटन में कौन सा गीत गाया गया। तो शांति निकेतन की जो स्थापना है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई, और इसके अधिवेशन के उद्घाटन में वंदे मातरम गीत गाया गया था। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न आता है, बालिका शिक्षा से संबंधित कोई 2 चुनौतियां लिखिए। तो चुनौतियों को लेकर के प्रश्न आ सकता है बालिका शिक्षा को लेकर के। अग्र भूमिका का कमजोर होना, बालिका विद्यालय और शिक्षिकाएं सर्वत्र उपलब्ध नहीं होना। तो ये कुछ आपके यहाँ पर चुनौतियां हैं। बाकी मैंने, आप जब मैराथन क्लास देखेंगे तो उसमें मैंने कंप्लीट डिटेल में बालिका शिक्षा को लेकर के बात करी हुई है और शॉर्ट तरीके से समझाने की भी कोशिश करी है। तो आप वहां से अच्छी प्रकार से इसकी तैयारी कर लेंगे। इसके बाद में 8वां प्रश्न आता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या अर्थ है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि आंतरिक और बाहरी दृष्टि से भारत पर किसी भी विदेशी सत्ता का अधिकार नहीं है। भारत पर केवल भारत के ही नियम कानून वो सारे लागू होते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय देश है, अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने के लिए स्वतंत्र है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ ये हो गया है। इसके बाद में 9वां प्रश्न आता है, अनुलोम विवाह किसे कहते हैं। अनुलोम विवाह, जब उच्च वर्गीय व्यक्ति निम्न वर्गीय जाति से विवाह संबंध स्थापित कर लेता है तो इसे क्या कहेंगे, अनुलोम विवाह प्रणाली इसको कहेंगे, अनुलोम विवाह कहेंगे। अल्पसंख्यक समुदाय से क्या तात्पर्य है। 10वां प्रश्न देखिए, अल्पसंख्यक समुदाय किसे कहेंगे। भारत एक विशाल देश है, यहाँ कुछ लोग धर्म व भाषा के आधार पर जनसंख्या से कम है, अतः इन लोगों को सरकारी विकास की सुविधा के आधार पर अल्पसंख्यक मानेंगे। जिस धर्म के लोगों की जो संख्या है
वो बहुत कम है, गिनी चुनी लोग हैं, तो उसको क्या कहेंगे, अल्पसंख्यक समुदाय में माना जाएगा। और फिर उसके बाद में देखिए भारत में मुसलमान, ईसाई, जैन आदि अल्पसंख्यक समुदाय में आते हैं। इनके विकास के लिए अलग अलग विभाग बने हुए हैं, तो अल्पसंख्यक समुदाय के अंतर्गत ध्यान रखना है। इसके बाद में 11वां प्रश्न आता है, औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा क्या है, इसमें अंतर बताइए। एक तो आप देखिए सारणी बना करके ऐसा कुछ कर सकते हैं या फिर नॉर्मली भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत समस्या है नहीं। इसमें देखिए औपचारिक शिक्षा नियम पूर्वक व तरीके से संपन्न होती है और अनौपचारिक शिक्षा प्राय घरों में परंपरागत रूप से संभवतः पुश्तैनी धंधों में ही दी जाती है। और कठपुतली बनाने वाले, गाड़ोलिया लुहार, ग्रामीण जो कर्मकांडी पंडित है, लोक नर्तक आदि औपचारिक शिक्षा में दक्षता प्राप्त करके जीविका कमाते हैं, श्रम करते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, अपने निवास स्थान से रोजगार के लिए दूर दूर जाते हुए भी पारिवारिक कामकाज के लिए अपने गांव आते रहते हैं। तो औपचारिक शिक्षा क्या है, नियम पूर्वक और तरीके से संपन्न होती है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा जो है परंपरागत रूप से संभवतः पुश्तैनी धंधों में ही दी जा सकती है। तो ये आपको यहाँ पर अंतर ध्यान में रखना है। इसके बाद में बात करते हैं 12वां प्रश्न, बचपन को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। पहला कारक आपको देखिए सबसे पहले तो हेडिंग डाल करके इस तरह से लिखना है। कोई भी प्रश्न आपके इस तरह से पूछा जाता है तो ऐसे प्रश्नों में आपको सबसे पहले हेडिंग डालनी है। नॉर्मली कोई भी किसी प्रकार का, जैसे अभी यहाँ पर ऊपर आया था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से क्या है, तो आप इस तरह से पहले हेडिंग डालेंगे, उसकी अंडरलाइन करेंगे, तीर का निशान इस तरह से लगा देंगे और फिर नीचे वाले लाइन से लिखेंगे, तो काम आपका सुंदर लगेगा। तो टॉपिक को सुंदर बनाते हुए काम करिएगा और बाकी सब आप समझदार हैं। इसमें देखिए पहला कारक माता पिता की आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति बचपन को प्रभावित करती है। गरीब माता पिता होंगे तो उतनी सारी सुविधाएं, उतने सारे खिलौने वगैरह, वो सारी चीज़ें, और जो स्वास्थ्य के रिगार्डिंग जो सारी चीज़ें ध्यान रख सकता है। एक अमीर परिवार वो बच्चे के लिए बहुत सारे ढेर सारे खिलौने या उसकी जो स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है, जो देखभाल अच्छी प्रकार से कर पाएगा। अगर आर्थिक रूप से कमजोर अगर परिवार है तो फिर वहाँ पर बच्चे की उतनी अच्छी देखभाल नहीं हो पाएगी और उसका बचपन प्रभावित होएगा। माता पिता का शिक्षित व अशिक्षित होना भी बचपन को प्रभावित करता है। शिक्षित माता पिता बच्चों को अच्छे संस्कार दे पाएंगे, जबकि जो अशिक्षित माता पिता है उसको नहीं पता होगा कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्या सारी चीज़ें हैं, बच्चे सही सीख रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं। तो माता पिता का शिक्षित और अशिक्षित होना भी बचपन को प्रभावित करता है। माता पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी होने पर बालक का रहन सहन भी अच्छा रहेगा और उसे आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सा भी उपलब्ध हो पाएगी। जबकि दूसरी ओर अगर आर्थिक स्थिति सही नहीं रहती है तो फिर उसे काफ़ी सारे कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे, परिवार को भी और बच्चे को भी। तो वो सारा चीज़ें भी बचपन को प्रभावित करते हैं बच्चे के। सौतेली माँ अगर है बच्चे के तो फिर वो भी यहाँ पर बचपन को प्रभावित कर सकती है कि उतने अच्छे तरीके से देखभाल नहीं रख पाएगी जितना वो खुद का जो माँ है, खुद की माँ है, रखती है नॉर्मली। तो सौतेली माँ उतना अच्छा ख्याल नहीं रख सकती है। एकल परिवार अगर है तो फिर वहाँ पर भी दिक्कतें रहेंगी, क्योंकि माता पिता अगर मान लो कामकाज में बिजी हैं तो फिर वहाँ पर वो उतना अच्छा तरीके से नहीं संभाल पाएंगे। जबकि संयुक्त परिवार रहता है तो दादा दादी के पास में बच्चा रहता है या फिर चाचा चाची, ताऊ ताई, उनके पास में बच्चा रहता है, तो परिवार में संस्कार सीखता है, बड़ों का सम्मान करना सीखता है और बाकी सारी चीज़ें नॉर्मली आपको पता है, कोई समस्या है नहीं। बच्चों का बचपन इससे भी संस्कारहीन हो जाता है। परिवार में यदि बच्चे कम हैं तो उनका बचपन अच्छा व्यतीत होता है। अधिक बच्चों में माता पिता सभी बच्चों पर अधिक ध्यान नहीं दे सकते हैं। 1-2 बच्चे होंगे तो उनको उनकी अच्छी प्रकार से देखभाल हो पाएगी, पर अगर 5-10 बच्चे हैं परिवार में एक साथ छोटे छोटे, तो फिर सबकी अच्छी प्रकार से देखभाल हो पाना संभव नहीं हो पाएगा। ये सारी नॉर्मल बातें हैं जो कि आपको ज़्यादा कुछ एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली आप एक बार पढ़ते ही याद हो गया सारा सिस्टम। अगला प्रश्न देखिए 13वां प्रश्न, लोकतांत्रिक शिक्षा के उद्देश्य को स्पष्ट करिए। लोकतांत्रिक शिक्षा क्या रहेगी? देखिए पहला बिंदु, विद्यार्थियों की स्वतंत्रता, समानता, न्याय, भ्रातृत्व व सहिष्णुता जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों की जानकारी प्रदान करना, ये क्या रहेगा? लोकतांत्रिक शिक्षा। दूसरा बिंदु है विद्यार्थियों का लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास पैदा करना। तीसरा बिंदु है विद्यार्थियों को उपयुक्त लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुसार आचरण करने के लिए प्रेरित करना। तो ये सारा काम लोकतांत्रिक शिक्षा का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में 14वां प्रश्न आता है, अंग्रेजी शिक्षा के विस्तार का मुख्य कारण आपको बताना है। मुख्य कारण क्या था? तो पहला बिंदु देखिए, मिशनरी विद्यालयों ने अंग्रेजी को लोकप्रिय बना दिया था, तो ये एक कारण है। राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी साहित्य और विज्ञान का अध्ययन करने पर जोर दिया, ये एक कारण है। कंपनी में ऊंचे पद पाने के लिए अंग्रेजी पढ़ना आवश्यक है, तो ये एक कारण है। 1833 में कलकत्ता मदरसा और आगरा कॉलेज में अंग्रेजी की कक्षाएं खोल दी गई, तो ये एक कारण है। और दिल्ली और बनारस में अंग्रेजी विद्यालय स्थापित किए गए, तो ये भी एक कारण है। तो 14वां प्रश्न है, अंग्रेजी शिक्षा के विस्तार का जो मुख्य कारण है उनके अंदर इन 4-5 कारणों को ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अगला 15वां प्रश्न आता है, भारतीय संविधान में नागरिकों को कौन कौन से मौलिक कर्तव्य प्राप्त है? मौलिक कर्तव्य का आपको ध्यान रखना है। पहला देखिए, संविधान का पालन करें और आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का भी आदर करें।
संविधान के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा में तैयार खड़े रहें। कहीं कोई जंग वंग हो जाए तो आप भी तैयार रहें। और उसके बाद में भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व के सभी के साथ में भाईचारा बनाने की भावना निर्माण करें। धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर सभी लोगों से भेदभाव से परे हों, भेदभाव ना करें। ऐसी प्रथाओं को त्याग दें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों, तो स्त्रियों का भी सम्मान करना है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। इसके बाद में प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसमें वन, झील, नदी और वन्य जीव है, तो पर्यावरण जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसकी रक्षा करें और उसका संवर्धन करें, उसको बढ़ाएं। प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतरता की ओर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सकेगा। यदि माता पिता या संरक्षक हैं 6 से 14 वर्ष की आयु वाले, अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर भी प्रदान करें। तो शिक्षित भी सबको करवाना है, तो ये सारे आपको कर्तव्य मौलिक ध्यान रखने हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न 16वां प्रश्न आता है, गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा का क्या प्रस्ताव रखा। पिछले पेपर में भी हमने बुनियादी शिक्षा को बात करी थी, तो बुनियादी शिक्षा महत्वपूर्ण रहता है। आपके नॉर्मली 3-4 पेपर्स में ये प्रश्न आता है बुनियादी शिक्षा को लेकर के, गांधी जी के विचार वगैरह और किस प्रकार से क्या शिक्षा थी, वो सारा सिस्टम। बुनियादी शिक्षा में कही गई 3 बातें आपको बतानी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रस्ताव क्या रखा गया। गांधी जी ने सन 1937 में एक उभरते हुए देश के संदर्भ में, देश की कल्पना के संदर्भ में बुनियादी शिक्षा का प्रस्ताव रखा था। बुनियादी शिक्षा में गांधी जी ने 3 बातें कही थी। तो 3 बातें कौन कौन सी है? पहली बात क्या है? हस्त कौशल स्कूल में सिखाया जाए। एक बच्चे को कोई भी एक स्किल सिखा दी जाए जिसमें वह रोजगार एक कोई रोजगार सिखा दिया जाए, जैसे कुम्हार, जैसे मटकी बनाना सिखा दें, कोई भी काम जैसे काटना, सिलना वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो कोई भी एक रोजगार बच्चे को सिखा देंगे तो वो अपना जो जीवन है उसका यापन अच्छी प्रकार से कर पाएगा, उसको कहीं पर भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, उसका एक रोजगार फिक्स हो जाएगा। स्कूल की शिक्षा स्थानीय परिवेश से जुड़ी हुई हो, अपना आसपास का जो वातावरण है उससे जुड़े ही उदाहरण हो और उससे जुड़ी ही शिक्षा हो। ऐसा नहीं हो कि अभी जो साइन थीटा कोस थीटा गणित में देखने को मिलता है तो वो अपने जीवन से रिलेटेड नहीं है, जीवन में कहीं कोई काम आने वाला है नहीं। शिक्षा के बारे में बताया कि स्कूल की जो शिक्षा है वो स्थानीय परिवेश से जुड़ी हुई हो, अपने जीवन में काम आने वाली हो। और तीसरा बिंदु देखिए, स्कूल में जो जो विषय पढ़ाए जाएं, जो जो कौशल सिखाए जाएं, ज्ञान के जो जो क्षेत्र हों उसे बच्चों तक लाएं और सभी अलग अलग न होकर के संगठित रहें। तो ये तीनों बिंदु आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में देखिए, गांधी जी के द्वारा दिए गए बुनियादी शिक्षा के मूल प्रस्ताव में इस तीसरे वाले बिंदु को किसी हस्त कौशल के संदर्भ में उठाया गया था। इस संगठित रूप की कल्पना उन्होंने किसी विचारधारा के संदर्भ में नहीं उठाई थी, ना किसी मनोविज्ञान संदर्भ में उठाई थी, बल्कि एक हस्त कौशल के संदर्भ में उठाने की बात थी। क्योंकि जो उनका पहला विचार था वह हस्त कौशल यानी कि बच्चे को एक कोई रोजगार सिखा दिया जाए, सिखाया जाना, उसका आशय यह नहीं था कि हाथ का काम भी हो, बल्कि हाथ का काम केंद्रीय विषय हो, ऐसा नहीं था। तो एक कौशल बच्चे को जरूर से सिखा देना चाहिए जो कि उसके भावी जीवन में काम आए। कोई भी काम उसके पास में ना रहे तो कम से कम कुछ अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ वो काम कर सके। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है 17वां प्रश्न देखिए, शांति निकेतन के बारे में। आज के संदर्भ में शांति निकेतन आज के संदर्भ में सार्थक और उपयोगी है अथवा नहीं है, विवेचना आपको करनी है कि शांति निकेतन के यहाँ पर मायने हैं आज के समय में। शांति निकेतन आदरणीय रविंद्रनाथ टैगोर का स्कूल आज के संदर्भ में सार्थक है, क्योंकि हम विज्ञान की समस्त भौतिकवादी शिक्षा में निपुण हो चुके हैं, परंतु हम शिक्षा के व्यापक उद्देश्य को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसे कवि का स्कूल ही संभव कर सकता है, क्योंकि यह स्कूल प्रकृति से जुड़ा हुआ है। यह स्कूल प्रकृति से जुड़ा हुआ है। प्रकृति हमें जीवन जीने का आदर्श सिखाती है। प्रकृति हमें जीवन जीने का आदर्श सिखाती है। यदि हम प्रकृति के उपहारों को देखें तो प्रकृति हमेशा दूसरों को देना चाहती है, देती है ना हमें खाने पीने की सब चीज़ें वगैरह। तो प्रकृति के नियम अनुशासन से बद्ध है, जो कि एक स्व अनुशासन है। यदि हमारी शिक्षा प्रकृति के अनुरूप हो तो हम शिक्षा के व्यापक उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से ये कुछ बातें यहाँ पर हो गई है। इसके बाद में 8वां प्रश्न आता है, निम्न वर्गीय बच्चों का बचपन किस प्रकार का होता है, वर्णन करिए। निम्न वर्गीय बच्चों का बचपन, विभिन्न समुदायों के निम्न वर्गों का जो बच्चे हैं उनका बचपन कैसा रहेगा, उस बारे में कुछ बिंदु आपको ध्यान रखने हैं कि अलग अलग जो समुदाय हैं उनके बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। किसी एक पर्टिकुलर समाज के बारे में, एक समुदाय के बारे में पूछा जा सकता है,
या फिर आपको इस तरह से निबंधात्मक प्रश्न जो बड़े प्रश्न रहेंगे उनमें इस तरह का प्रश्न आ सकता है कि विभिन्न जो समुदाय हैं इनमें निम्न वर्गीय बच्चों का बचपन कैसे रहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कृषक समुदाय के बच्चों को लेकर के। कृषक समुदाय जो कृषि करते हैं तो स्कूल में कम जा पाते हैं, वे अपने माता पिता के साथ में कृषि कार्य में सहयोग करते हैं। बालक पशुओं के लिए चारा काटने, खेत पर रोटी पहुंचाने, निराई गुड़ाई करने, कपास चुनने आदि काम करते हैं। तो कृषक समुदाय के बच्चों को लेकर के ये बात हो गई है। ईंट भट्ठा मजदूरों के बच्चे, इनकी बात करते हैं। इसमें देखिए राजस्थान के जिन क्षेत्रों में चिकनी मिट्टी पाई जाती है तो वहां पर ईंट भट्ठे का उद्योग लगाया जाता है, ये बात आप जानते हैं। मिट्टी के साथ में यहाँ पानी की उपलब्धता भी रहनी चाहिए। बच्चे भी ईंट बनवाने में माता पिता का सहयोग करते हैं, तो ये भी यहाँ पर बचपन प्रभावित होता है ईंट भट्टे वाले जो मजदूर हैं इनके बच्चों का। इसके बाद में तीसरा समुदाय आता है घुमक्कड़ समुदायों में बच्चे। यहाँ पर देखिए हजारों वर्षों से राजस्थान में घुमक्कड़ समुदाय जैसे रेवाड़ी, रायका, आद्र तथा सहरिया काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दृढ़ करने तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में इनका विशेष योगदान रहता है। अर्थव्यवस्था को दृढ़ बनाने और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में इनका विशेष योगदान रहता है। तो घुमक्कड़ समुदाय जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करते रहता है तो फिर वो भी बच्चों को एक जगह रुक करके नहीं पढ़ा सकते हैं, फिर उन्हें थोड़े टाइम के बाद में लोकेशन चेंज करनी है, तो उसको लेकर के भी हमने बात पहले के वीडियोज में कर रखी है, तो कोई दिक्कत समस्या आपको इनमें नहीं आनी चाहिए। इसके बाद में गाडोलिया लुहार के बारे में हमने बात करी थी। गाडोलिया लुहार क्या होता है? जैसे गाडोलिया लुहार भी एक घुमक्कड़ समुदाय है जो लोहे की कारीगरी करते हैं। मुख्यतः गाडोलिया लुहार राजस्थान में ही पाए जाते हैं। इनकी बैलगाड़ी एक विशेष प्रकार की बनी हुई होती है। महिलाएं हथौड़ा मारती है तथा आदमी भट्टी पर लोहे की चीजें बनाते हैं। ये लोग पशु मेलों में बैल खरीदने बेचने का काम भी करते हैं। तो ये बात हो गई है, बैल खरीदने बेचने का काम करते हैं। गाडोलिया लुहार के बच्चे औपचारिक शिक्षा तो नहीं लेते परंतु अनौपचारिक शिक्षा में लोहे की चीजें बनाना सीख लेते हैं। सरकार ने इनके लिए बस्तियां और विद्यालय भी बनाए हैं परंतु इन्हें अपना पुश्तैनी जीवन ही पसंद है। आजकल खेती में नए नए औजार आने लगे हैं, इसलिए परंपरागत खेती के औजारों को बनाने का काम कम हो गया है। फिर गाडोलिया लुहार दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं बनाने लगे हैं। तो ऐसा काम आपको यहाँ पर करना है, इन सब बातों को ध्यान रखना है। और इसके बाद में पांचवा आपके समुदाय आता है भाट कठपुतली वालों का बचपन। इसमें देखिए भाट व कठपुतली जो वाले हैं इनके राजस्थान में अच्छे कलाकार हैं। भाट तो मुख्य रूप से वंशावली संजोने का काम करते थे और कठपुतली वाले भी प्राय एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के कठपुतली बना करके बेचते थे। पारंपरिक विषयों पर कठपुतली नृत्य करते हैं। विद्यालयों में भी यदा कदा कठपुतली नृत्य दिखाते हैं परंतु आजकल बालक इसमें रुचि नहीं लेते हैं। कठपुतलियों के परिवार के बच्चे औपचारिक शिक्षा तो नहीं लेते हैं परंतु ढोलक बजा करके पुतलियों को नचाते हैं। ये बच्चे यहाँ पर पारंपरिक जो शिक्षा है वो ले लेते हैं, आवाज़ निकालना आदि भी सीख जाते हैं विभिन्न तरीकों की और ये बाल कलाकार बन जाते हैं। तो ये बात यहाँ पर भाट कठपुतली वाले यहाँ पर इनके बच्चों का बचपन की बात हो गई है। छठा समुदाय आता है शहरों में कामकाजी बच्चों का बचपन। शहरों में कुछ बच्चे ढाबों होटलों पर काम करते हैं और लड़कियां घरों पर झाड़ू पोछा करती है। बालक ढाबे पर काम करके कठिन परिश्रम करता है। कुछ बच्चे छोटे कारखानों में काम करते हैं, कुछ नगीने तराशने का काम करते हैं, तो ये भी नहीं पढ़ पाते हैं, इनका बचपन भी प्रभावित होता है। कच्ची बस्तियों की बात करते हैं तो कच्ची बस्तियों के लोग खिलौने बनाते हैं तथा मेलों पर ढेलों में ले जाकर के अपना सामान बेचते हैं। इन्हें विद्यालयी शिक्षा बहुत कम मिल पाती है परंतु अनौपचारिक शिक्षा में अपनी जीविका चला लेते हैं। तो अनौपचारिक शिक्षा इनके अंतर्गत महत्वपूर्ण तौर पर पाई जाती है। तो ये बात हो गई है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विभिन्न समुदायों के बच्चों के बचपन में काफ़ी भिन्नता रहती है, काफ़ी डिफरेंस अपने को देखने को मिलता है। बचपन की विविधता के कारण ऐसे बालकों का समाजीकरण उचित तरीके से नहीं हो सकता है। शिक्षा की दृष्टि से भी इनमें काफ़ी अंतर होता है। तो ये सारी बात आपको 18वें प्रश्न में यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है 19वां प्रश्न, जाति व्यवस्था को परिभाषित करते हुए वर्ण व्यवस्था को भी आपको स्पष्ट करना है। जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जाति जो शब्द है ये अंग्रेजी के कास्ट का हिंदी रूपांतरण है, अंग्रेजी के कास्ट से निकला है। कुछ लोगों के अनुसार अंग्रेजी का जो कास्ट शब्द है ये पुर्तगाली कास्टा से बना है जिसका अर्थ क्या है, जन्म या भेद या प्रजाति। कुछ लोग अंग्रेजी के कास्ट को लैटिन भाषा के कास्टस से उत्पन्न मानते हैं जिसका अर्थ है प्रजाति, तत्व या नस्ल। इस तरह से आप लीजिएगा। हिंदी का जो जाति शब्द है ये संस्कृत के जन धातु से बना है। जन से क्या बना है, जाति, और यहाँ पर जिसका अर्थ है उत्पन्न करना या उत्पन्न होगा। इस तरह से आपको जाति शब्द का अर्थ ध्यान रखना है, कहाँ से उत्पत्ति हुई है वो सारी बातें ध्यान रखनी है। व्युत्पत्ति से संबंधित इन अर्थों से स्पष्ट है कि जाति का अर्थ वंश परंपरा पर आधारित एक व्यवस्था है। अनेक विद्वानों ने जाति को परिभाषित करने का प्रयास किया है जिसमें जाति की परिभाषा को लेकर के पर्टिकुलर एक विद्वान को लेकर के बात आ सकती है कि किसने क्या परिभाषा दी है। तो देखिए परिभाषाओं को ध्यान से समझना है और यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने रहेंगे। कुले ने क्या परिभाषा दी है कि जब एक वर्ग पूर्णतया वंशानुसंकरण पर आधारित हो,
वंशानुसंक्रमण पर आधारित जो वर्ग है उसे क्या कहेंगे, जाति कहेंगे। कुल के अनुसार ये सब ध्यान रखना है। होबोल ने क्या कहा है, अंतर्विवाह की बात करी है। सबसे पहले कीवर्ड क्या आ गया, अंतर्विवाह। होबोल ने अंतर्विवाह वंशानुसंक्रमण द्वारा प्रदत्त जो स्थितियां हैं इनकी सहायता सामाजिक वर्गों को जमा देनी होगी, ये क्या है, जाति होगी। तो होबोल के अनुसार अंतर्विवाह की बात करी गई और कुले के अनुसार पूर्णतया वंशानुसंक्रमण की बात करी गई। तो ये कुछ बातें यहाँ पर हो गई है। RN मुखर्जी की परिभाषा देखिए, जाति जन्म के आधार पर सामाजिक संस्तरण और खंड विभाजन की वह गतिशील व्यवस्था है। सामाजिक संस्तरण और खंड विभाजन की गतिशील व्यवस्था जो खाने पीने, विवाह, पेशा और सामाजिक सहवासों के संबंध में अनेक या कुछ प्रतिबंधों को अपने सदस्यों पर लागू करती है। तो RN मुखर्जी के अनुसार ये बातें ध्यान रखनी है। इसके बाद में अगली परिभाषा है ब्लंट के अनुसार। ब्लंट की परिभाषा देखिए, जाति एक अंतर्विवाही समूह है, अंतर्विवाही समूहों का संकलन है। अंतर्विवाही समूह क्या कहा गया, किसने कहा, यहाँ पर कहा होबोल ने। और यहाँ पर अंतर्विवाही समूह है और अंतर्विवाही समूहों का संकलन ये कहा किसने, ब्लंट ने। जिसका एक सामान्य नाम क्या है, सदस्यता अनुवांशिक होती है और सामाजिक सहवास के क्षेत्र में अपने सदस्यों पर कुछ प्रतिबंध लगाता है। प्रतिबंध भी इसके अंतर्गत आपको ध्यान रखना है। और इसके सदस्य या तो सामान्य परंपरागत व्यवसाय को करते हैं या किसी सामान्य आधार पर अपनी उत्पत्ति का दावा करते हैं और इस प्रकार का एक समरूप समुदाय के रूप में मान्य हो जाता है। तो ये सारी बात यहाँ पर हो गई है। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि जाति प्रथा का संबंध जन्म पर आधारित होता है। इसमें व्यक्ति सदस्यता जन्म से ही प्राप्त हो जाती है व्यक्ति को। जाति प्रथा अपने सदस्यों पर खान पान, विवाह, व्यवसाय, सामाजिक सहवास संबंधित प्रतिबंध जो है वो लागू करता है। तो ये सारा काम आपको जाति के अंतर्गत ध्यान रखना है। अब अपन बात करते हैं वर्ण व्यवस्था को लेकर के। भारत में वर्ण व्यवस्था टॉपिक देखिए, इसमें आपको बातें ध्यान में रखनी है कि भारत जातियों का देश है। जाति शब्द का जो प्रयोग है सामान्यतः दो अर्थों में किया जाता है, कभी कभी वर्ण के अर्थ में और कभी कभी जाति के अर्थ में। वर्ण से या कार्य विभाजन से वर्गीकरण के आधार पर भारतीय हिंदू समाज को 4 वर्गों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये ध्यान रखना है आपको, जिनके क्रमशः शिक्षण, प्रतिरक्षा, व्यवसाय और दासोचित सेवा जैसे अपने अपने विशिष्ट कार्य हैं। ब्राह्मण का कार्य क्या है, शिक्षा का। क्षत्रिय का रक्षा करेगा, बाहुबल दिखाएगा। और वैश्य क्या करेंगे, व्यवसाय करेंगे। और जो शूद्र रहेंगे उनका काम है दास प्रथा का, मतलब कि छोटे मोटे काम शूद्रों का रहेगा, सेवा जैसे काम। और वर्ण का जो सोपानात्मक संगठन है संपूर्ण भारत में मान्य है। भारत में 3900 से भी अधिक जातियां हैं। तो ये सारी बात वर्ण व्यवस्था में यहाँ पर हो गई है। इस तरह से ये बिंदु यहाँ पर हो गए हैं। और जाति व्यवस्था का प्रचलन केवल हिंदुओं तक ही सीमित नहीं है। जातिगत विचारों की मान्यता मुस्लिम, ईसाई, सिख जैसे अन्य समुदायों में भी पाई जाती है। मुसलमानों में शेख, सैयद, मुगल तथा पठान आदि की क्रमबद्धता है। इनके अतिरिक्त मुसलमानों में तेली, धोबी, दर्जी जैसी जातियां भी पाई जाती है। इसी प्रकार से भारत में ईसाइयों के बीच भी जातिगत चेतना कोई नई बात नहीं समझी जाती है। भारत में एक बड़ी संख्या में हिंदू धर्म से धर्म परिवर्तन करके लोग ईसाई बने हैं। अतः इन ईसाइयों ने अपने बीच जाति व्यवस्था की भावनाओं को एक सीमा तक बनाए रखा है। सिखों में भी अनेक जातियां हैं। तो इस तरह से जाति व्यवस्था और वर्ग व्यवस्था के बारे में आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। इसके बाद में अगला 20वां प्रश्न आता है, बालिका शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली व्यवहारिक जो कठिनाइयां हैं और इनको दूर करने के उपायों के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्रियों ने जैसे महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती, डॉक्टर राधाकृष्णन ने बालिका शिक्षा को महत्व दिया है, क्योंकि बालिका भी शिक्षित होगी तो पूरे परिवार को शिक्षित करेगी। अतः महिला पुरुष दोनों के शिक्षित होने से आपसी समझदारी, उत्तरदायित्व का निर्वाह आसानी से कर सकेंगे। बालिकाओं की शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली व्यवहारिक जो कठिनाइयां हैं वो निम्न प्रकार से है। तो देखिए कौन कौन सी कठिनाइयां आती है। पहला तो क्या है कि निर्धन अभिभावक होंगे तो बालिकाओं को शिक्षित करने के बजाय उन्हें मजदूरी करने भेजना, घर के कार्यों के लिए रोकना ज़्यादा उचित मानते हैं। तो ये आर्थिक स्थिति भी प्रभावित करती है बालिका शिक्षा को, और बालक जो शिक्षा है उसको भी प्रभावित करती है कई बार, पर नॉर्मली बालिका शिक्षा को ज़्यादा प्रभावित करती है आर्थिक स्थिति परिवार की। दूसरा बिंदु देखिए, बालिकाओं को शिक्षित करना धन और समय की बर्बादी समझते हैं कई समुदाय, कई समाज, तो फिर वहाँ पर भी बालिका शिक्षा प्रभावित होती है। तीसरा बिंदु है, दुर्गम स्थानों में रहने के कारण बालिकाओं को स्कूल तक भेजने में कठिनाई होती है। तो सुदूर जो क्षेत्र हैं, सुदूर क्षेत्रों में रहने वाली बालिकाएं हैं वो पढ़ाई से वंचित रह जाती हैं, क्योंकि विद्यालय दूर है तो ऐसे में घर वाले भेजते नहीं इतना दूर। और चौथा बिंदु है, कन्या स्कूलों के अभाव के कारण भी बालिकाओं की शिक्षा
की इच्छा पूर्ण नहीं हो पाती है। तो अभिभावक कई बार जो को एजुकेशन है, कॉमन एजुकेशन है, उसमें नहीं भेजते हैं अपनी बालिकाओं को। अगर कन्या विद्यालय आसपास नहीं है तो फिर ऐसे केस में भी बालिकाएं जो हैं वो शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। इसके बाद में 5वां बिंदु है संकीर्ण रूढ़िवादी जो विचारधारा है। इसमें परिवारों की बालिका भी शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ हो जाती है कि अगर परिवार की या फिर समाज की ऐसी धारणा बनी हुई है कि बालिकाओं को नहीं पढ़ाना है, तो फिर ऐसे में ऐसे परिवारों की जो बालिकाएं हैं वो भी शिक्षा से वंचित रह जाती है। तो ये कुछ 4-5 कारण आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर इसके बाद में बालिका शिक्षा की जो कठिनाइयाँ हैं इनको दूर करने के उपायों के बारे में बात करते हैं। पहला उपाय है कन्याशाला की व्यवस्था की जाए, जहाँ पर ऐसे परिवार, ऐसा समाज जहाँ पर है, जहाँ पर कॉमन एजुकेशन वाले सिस्टम में लड़का लड़की साथ पढ़ते हैं, ऐसे विद्यालय में नहीं भेजना चाहते हैं अपनी बालिका को, तो फिर उनके लिए कन्याशाला की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। दुर्गम पहाड़ी गांवों में जाकर के शिक्षा के महत्व को समझा करके शैक्षिक जागरूकता वहाँ पर लाई जाए और वहाँ पर भी विद्यालय खोले जाएं। दुर्गम स्थानों गांवों में स्कूलों की स्थापना की जाए, जिससे उन स्थानों की बालिकाएं आकर के आसानी से पढ़ सकें। स्कूल बालिकाओं के घर के समीप होगा तो जिससे उनके घर की समस्या व आने वाले संबंधित कठिनाइयां को कम किया जा सकेगा और आने जाने में कोई दिक्कत समस्या उनको नहीं होएगी। बालिका भी देश के विकास में सहायक है, इसकी जानकारी भी दी जाएगी। समाज को बताया जाएगा कि बालिकाओं को भी पढ़ाना है, दोनों लड़का लड़की दोनों को पढ़ाना जरूरी है, क्योंकि परिवार मिलजुल करके वो अच्छी प्रकार से चला पाएंगे। शिक्षित परिवार रहेगा तो यहाँ पर अच्छा परिवार रहेगा। इस तरह से सीख भी देंगे समाज को, यहाँ पर सही बात बताएंगे। तो ऐसी कुछ बातें यहाँ पर हो गई है। इसके बाद में अगला प्रश्न 21वां प्रश्न आता है, वैदिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं? वैदिक कालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं आपको बतानी है। तो बात करते हैं वैदिक शिक्षा को लेकर के। इसमें देखिए, वैदिक काल भारतीय सभ्यता आरंभ होने से 1400 BC का है। वैदिक काल में घर बच्चे का प्रथम स्कूल था। अपने विकास तथा वृद्धि के साथ बालक बहुत सी बातों को चेत ही सीख जाता था। शैक्षिक दृष्टिकोण से बालक का प्राचीनतम काल इतना शानदार था कि विदेशी विद्वानों ने इसकी बहुत प्रशंसा करी है। उन दिनों शिक्षा का मुख्य जो आधार है वो वैदिक क्रिया थी, वैदिक शिक्षा थी। जीवन के सभी पहलुओं में धर्म अभिप्रेरणा का मुख्य स्रोत था। वेदों के अनुसार शिक्षा ज्ञान है। 4 वेदों को शिक्षा का प्रकाश और ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। वेदों के साथ साथ श्रुति, स्मृति आदि से अनेक नवीन ज्ञान प्राप्त करके व्यक्ति के मस्तिष्क के कपाट खुल जाते हैं। तो ये सारी बात यहाँ पर हो गई है। वैदिक शिक्षा के उद्देश्यों की बात करते हैं तो शिक्षा का जो स्वरूप है उस युग में आदर्शवादी था। ईश्वर भक्ति, धार्मिकता, आध्यात्मिकता, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, संस्कृति, समाज तथा राष्ट्र के विकास के प्रति अभिवृत्ति विकसित करने पर अधिक बल दिया जाता था। वैदिक युग में शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श मानव को उसके आत्मिक विकास की ओर ले जाते थे। तो इस तरह से ये सारी बात उद्देश्य के अंतर्गत ध्यान रखनी है। अब अपन बात करते हैं वैदिक शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं को लेकर के। पहले विशेषता आपको ध्यान रखनी है कि पाठ्यक्रम में वेद और वैदिक साहित्य का आध्यात्मिक तथा नैतिक पाठों के साथ में प्रभुत्व था। साथ में ही वेदांग जो है ज्योतिष और व्याकरण आदि, तर्कशास्त्र, कला, शिल्प, शारीरिक शिक्षा, पेशीय व तकनीकी विषय, ईश्वर ज्ञान, पुराण, धर्म, तपस्या आदि भी थे जो विद्यार्थियों की रुचियों और व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुरूप पढ़ने को मिलते थे। तो ये काम हो गई है पहली विशेषता। दूसरी विशेषता है शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियों में देखिए, श्रवण विधि, मनन विधि, दृष्टांत विधि, व्यक्तिगत निर्देशन आदि विधियाँ भी काम में रही है विशेषता में। उपनयन संस्कार, ब्रह्मचर्य, छात्र अध्यापक संबंध, अत्यंत निकट का, ये सारी बातें हो गई है विशेषता में। और उपनयन संस्कार के बारे में आप ये बात ध्यान में रखिए कि हमने पहले भी इसको पढ़ा है। उपनयन संस्कार क्या होता है? छोटा बच्चा विद्यालय में जो प्रवेश करता है गुरुकुल में, तो उसकी एक प्रक्रिया होती है, उसको विद्यालय में प्रवेश करवाने को लेकर के जनेऊ धारण करवाई जाती है। ब्रह्मचर्य की जो शपथ की तरह आप कह सकते हैं कि गुरुकुल में जो प्रवेश लेने की प्रणाली कुछ होती है, प्रक्रिया, तो उसको उपनयन संस्कार कहते हैं। शिष्यों के कर्तव्य देखिए, अध्यापक की सेवा, अधिगम तथा अध्ययन करना और सादा और पवित्र जीवन, अनुशासित जीवन ये जीना, और शिक्षा के लिए समान अधिकार, नारी शिक्षा को बढ़ावा, व्यावसायिक शिक्षा, उप अध्यापक, मोनिटोरियल प्रणाली का उपयोग आदि, ये सारी बातें विशेषताओं के अंतर्गत आपको ध्यान रखनी है। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अथवा में अगर प्रश्न आता है गुरुकुल कांगड़ी को लेकर के भी ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर मैंने अथवा में इसको मेंशन कर दिया है। एक एक्स्ट्रा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा गुरुकुल कांगड़ी को लेकर के। भारतीय शिक्षा के तत्वों में संबंध आपको बताना है। गुरुकुल कांगड़ी में स्त्री शिक्षा पर जोर दिया गया था। गुरुकुल की तर्ज पर आधुनिक शिक्षण संस्थान की स्थापना की गई। गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना 4 मार्च 1902 में पंजाब में स्वामी श्रद्धानंद ने की थी। वे आर्य प्रतिनिधि सभा से जुड़े हुए 1962 में यह एक मानद विश्वविद्यालय डीम्ड यूनिवर्सिटी बन गया। इसकी स्थापना के समय से ही यह धार्मिक प्रकृति का था और आरंभ से ही सरकारी अनुदान व सरकारी जो प्रभाव हैं और नियंत्रण है इनसे दूर रहा, मुक्त रहा। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो प्राचीन भारत की गुरुकुल प्रणाली पर आधारित है।
शिक्षा को पुनर्जीवित करना और अंग्रेजों द्वारा प्रस्तापित आधुनिक शिक्षा का एक विकल्प देना है। इसमें वैदिक शिक्षा, संस्कृत शिक्षा आदि पर जोर दिया जाता है। 1924 में इसे कांगड़ी हरिद्वार उत्तराखंड में लाया गया, जहां पर यह अब भी स्थित है। इसमें 6 से 8 वर्ष के विद्यार्थियों का दाखिला होता है और वे सामान्यतः 14 वर्ष तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद में विद्यार्थी स्नातक हो जाता है। इसके बाद 2 वर्ष और पढ़ाई करने के बाद में उसे वाचस्पति की उपाधि मिलती है। इसमें पहले वर्ग से संस्कृत शिक्षा अनिवार्य होती है। इस विद्यालय के मूलभूत सिद्धांत इस प्रकार से है। तो पहला सिद्धांत देखिए, शिक्षा आवासीय संस्थाओं में ही दी जानी चाहिए। गुरुकुल शब्द का अर्थ है अध्यापक का घर। गुरुकुल का अर्थ क्या है? अध्यापक का घर। गुरुकुल पद्धति में बालक अपने छोटे परिवार से अध्यापक के बड़े परिवार में चला जाता है। यहाँ घर का वातावरण बनाए रखा जाता है और विद्यार्थियों को घर और विद्यालय दोनों में ही हो सकने वाले सर्वोच्च उपलब्धि प्राप्त होती है। दूसरा सिद्धांत है शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए और अध्यापक के घर में प्रत्येक बालक के लिए निःशुल्क आवास और भोजन की भी व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरी यहाँ पर सिद्धांत की बात करते हैं, किसी बालक के विकास में जन्म तथा हैसियत के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे और सभी के साथ में समानता का व्यवहार करेंगे और सभी बालक एक जगह रहेंगे, एक सी पोशाक पहनेंगे और अपना समय एक तरह से एक साथ व्यतीत करेंगे। तो किसी के साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा। चौथा सिद्धांत सहनशीलता और निर्भीक के गुण विकसित करने के लिए सतत प्रयत्न किया जाएगा। चरित्र निर्माण और ब्रह्मचर्य पालन पर अत्यंत जोर दिया जाता है। इससे हम बिंदु 1, 2, 5 पर गौर करें तो पाएंगे कि ये पुरातन भारतीय परंपरा के लिए किए गए हैं, जबकि हिंदू 3 पर आधुनिक विचारों की छाप नजर आती है, जिसमें जाति अथवा आर्थिक स्थिति के आधार पर शिक्षा के अवसर न देने का निषेध किया गया है। इस तरह से यह परंपरा और आधुनिकता का मेल करने का प्रयास आपको बातें ध्यान में रखनी है। इस तरह से ये बिंदु हो गया है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के बारे में। आई होप दोस्तों ठीक तरीके से आपने सारी बातों को समझ लिया है। सबसे पहले आपको अपनी मैराथन क्लास देख करके उसकी तैयारी करने के बाद में इन सब प्रश्नों को जरूर से कंठस्थ करिएगा। चांसेस ज़्यादा रहेंगे कि इनमें से काफ़ी सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिले, पर मैं हर वीडियो में यही कहता हूं कि इनके ऊपर ही आपको डिपेंडेंट नहीं रहना है। इन वीडियोस का उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं है कि आपको हूबहू परीक्षा में पेपर देखने को मिलेगा, ये कोई गेस पेपर है, कोई बूस्टर डोज है, ऐसा कुछ अपना सिस्टम है नहीं। अपन जो भी बात करते हैं वो एक अपनी ओवरऑल तैयारी को लेकर के बात करते हैं। इन सभी प्रश्नों को, इन सभी मॉडल पेपर्स को डिजाइन करने का मतलब सिर्फ यही है कि आपको ये पता लगे कि पेपर कैसा आने वाला है, प्रश्नों का कठिनाई लेवल क्या रहेगा और बाकी सारी चीज़ें कि किस तरह से सिस्टम आपको बिठाना है। तीसरा पेपर भी आपका 70 नंबर का है और 28 नंबर मिनिमम चाहिए। और आप यहाँ पर दोस्तों अपनी मैराथन क्लास देख करके और ये वाला जो पेपर है इसको भी क्लियर कर लेना, तो नॉर्मली आप 50+ नंबर आसानी से ले पाएंगे। कोई दिक्कत समस्या आपको नहीं होने वाली है। और यहाँ पर अगर कोई दिक्कत समस्या रहती है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, पहली बात तो मैंने हर एक टॉपिक को पूरी तरह से डिटेल में समझाने की कोशिश करी है, फिर भी कई बार अगर भूलवश कोई गलती हो गई है, कहीं पर कोई मिस्टेक हो गई है, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अभी देखिए एग्जाम्स का टाइम है, तो ऐसे में आपके लिए सारे जो वीडियोज़ हैं वो जल्दी रिकॉर्ड करने पड़ रहे हैं, तो हो सकता है कहीं पर कोई मिस्टेक आपको देखने को मिले। कोई छोटी मोटी मिस्टेक रहती है तो उसको इग्नोर करना, कोई बड़ी मिस्टेक ऐसी कोई दिख जाती है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, उसका करेक्शन कर दिया जाएगा, तो कोई दिक्कत समस्या नहीं होने वाली है। आई होप इस वीडियो में सारे डाउट्स आपके ठीक तरीके से दूर हो गए हैं। कोई डाउट समस्या रहती है तो कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।